फिर अगला प्रश्न देखो, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास किस विकल्प में है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, लज्जा, सन्यासी, जहाज का पंछी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, डूबते मस्तूल। यह है परख, सुनीता, त्यागपत्र। इसमें सभी जो उपन्यास हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, शेखर एक जीवनी, ये इस वाले ग्रुप के जो उपन्यास हैं वो अज्ञेय के हैं। अज्ञेय, एक बार तो पूरा नाम ही पूछा हुआ है अज्ञेय का। देखो, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनको अज्ञेय नाम जैनेन्द्र ने दिया। अज्ञेय नाम किसने दिया? जैनेन्द्र ने। तो ये अज्ञेय के उपन्यास हैं, और अज्ञेय हैं वो भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। मनोवैज्ञानिक के उपन्यास क्षेत्र में मील का पत्थर है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी है, इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में हुआ, 1941 में, ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट है ये 1944 में। ऐसे इसके दो भाग हैं, ठीक है। नदी के द्वीप है वो 1951 में, और अपने अपने अजनबी 1961 में। ये 1951 और ये 1961 में, अपने अपने अजनबी। इसके बाद में देखो, ये लज्जा, सन्यासी और जहाज का पंछी, ये इलाचंद्र जोशी के उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार ही हैं ये सारे। लज्जा, सन्यासी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लज्जा 1929 में, सन्यासी 41 में, 1929 में, ये 1941 में सन्यासी। और जहाज का पंछी है वो 1955 में, 1955 में। कुछ की मैं तिथि आपको बता रहा हूं या सन बता रहा हूं, तो वो कुछ ही पूरे याद नहीं रख सकते हम। अन्य देखो, इनका मुक्तिपथ है, मुक्तिबोध नहीं है, ये ध्यान रखना है। इनके अन्य उपन्यास देखो, मुक्तिपथ, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। एक घृणा में, भूत का भविष्य, घृणा में, भूत का भविष्य, भूत का भविष्य। एक इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जिप्सी, जिप्सी है। और एक है पर्दे की रानी, पर्दे की रानी। फिर ये देखो, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती के, धर्मवीर भारती के उपन्यास है। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता है ये 1949 में, और ये 1952 में। डूबते मस्तूल इंपॉर्टेंट उपन्यास है नरेश मेहता का, ये नरेश मेहता का है। नरेश मेहता का एक उपन्यास और प्रसिद्ध है, नदी यशस्वी है। नरेश मेहता, एक इनका उपन्यास है नदी यशस्वी है। डूबते मस्तूल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1954 में लिखा गया, 1954 में डूबते मस्तूल। फिर देखो, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, वो जैनेन्द्र के उपन्यास वाले ही है। देखो, 1929 में परीक्षा, परख, सुनीता 35 साल की होगी जद लागी, और 37 में त्यागपत्र दे दियो, और 39 में यानी 39 में कल्याण हो गया, कल्याणी।
इनके अन्य उपन्यास देखो, कल्याणी 1939 जैनेन्द्र का ही है, ये 1939 कल्याणी। फिर देखो जयवर्धन है वो 1956 में, जयवर्धन। और मुक्तिबोध है 1965 में, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 66 का, मुक्तिबोध। वो देखो एक मुक्तिपथ है, तो मुक्तिपथ है वो तो है इलाचंद्र जोशी का, और मुक्तिबोध है वो किसका है, जैनेन्द्र का। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र का एक उपन्यास है वो अनाथ स्वामी, अनाम स्वामी, अनाथ स्वामी नहीं, अनाम स्वामी 1974। और एक प्रसिद्ध उपन्यास इनका अंतिम उपन्यास है दशार्क 1985। दशार्क 1985 ये इनका अंतिम उपन्यास है। जैनेन्द्र के बारे में एक बात नोट कर लो, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जनक कहे जाते हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जनक। इनके उपन्यास हैं वो नारी प्रधान है, नारी प्रधान, और ये फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है, फ्रायड के मनोविज्ञान से ये प्रभावित है। फिर देखो अन्य जो ये सभी जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं चारों ही। एक गिरधर गोपाल का उपन्यास हो रहा है चांदनी के खंडहर, चांदनी के खंडहर, गिरधर गोपाल। फिर इसमें नाम अगर आता है तो प्रभाकर माचवे का आता है, प्रभाकर माचवे का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो पिछले दिनों एक परीक्षा में पूछा था, द्वाभा, द्वाभा। एक इनका उपन्यास है 30-40-50, 30-40-50। एक है परंतु और एक है किस लिए। उपन्यास के नाम है ये परंतु किस लिए। किसके उपन्यास हैं, प्रभाकर माचवे के। 30-40-50 द्वाभा, परंतु किस लिए। प्रभाकर माचवे के बारे में आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि प्रभाकर माचवे जो माज्या बिन सौ पहले लेना पड़े, इसलिए तार सप्तक में सबसे पहले लिया गया, यानी ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, माचेगा तब द्वाभा को माचेगा। द्वाभा जो संध्या काल है उसको कहते हैं, जिसमें दिन और रात मिलते हैं, द्वाभा। 30-40-50 ऐसे बच्चे ही तो करते हैं माज्य जना कि 30 लूंगा 30 दे देना, 40 लूंगा 40 कह देना, 50। ठीक है, और परंतु किस लिए, ये उसमें जो है वो सवाल होते रहते हैं। तो परंतु किस लिए ऐसे मतलब थोड़ा सा जचा के आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में देखो कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। अगर आप राधिका टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है या आप लेना चाहते हैं तो इसमें पूरा कोर्स कवर हो जाता है, यानी पूरा कोर्स हिंदी का आपको फर्स्ट ग्रेड का राधिका टेस्ट सीरीज नाम है, तो उससे आप पूरा जो है ना वो ये कर सकते हैं, पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले शेड्यूल दिया हुआ है कि ये पाठ्यक्रम होगा इस टेस्ट का। जैसे ये 5वां टेस्ट है तो इसका पाठ्यक्रम पहले से दे रखा है कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, विधाओं का विकास, और उसमें जो भी विधाएं, जैसे उपन्यास चल रहा है अभी, तो उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, ये सब है, और इन सब के बारे में प्रश्न है वो दिए गए हैं। तो ये अनगिनत हैं, इनके लिए हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, यानी थोड़ा लोभ है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि सभी रचनाएं आप याद नहीं रख सकेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि हमें कहीं न कहीं तो मन टिकाना ही पड़ेगा, कोई न कोई विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा, और उस विश्वास के लिए राधिका टेस्ट सीरीज है वो ठीक है। पहले जो कबीर टेस्ट सीरीज थी उसमें से खूब प्रश्न पिछली बार है वो आए हैं, फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में भी। तो इस बार राधिका टेस्ट सीरीज है, और राधिका टेस्ट सीरीज है उसको डिजाइन किया गया है, तो उसमें काफी कुछ है, यानी सोच समझ करके कि किस तरह के प्रश्न है, किस तरह की रचनाएं पूछी जाती हैं। क्योंकि अक्सर जो प्रतियोगी हैं हिंदी साहित्य के, उनकी एक ही शिकायत रहती है,
और वो ये है कि आधुनिक काल में विधाओं में बहुत रचनाएं हैं, काव्य में फिर भी कम है। विधाओं में बहुत रचनाएं हैं, तो उनको हम कैसे याद रखें या किन किन को याद रखें? तो ये तो कोई सूत्र नहीं है कि कैसे याद रखें, ये तो आपको अपना खुद का कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा। या मैं थोड़ा बहुत है वो बीच में बता देता हूं, जैसे प्रभाकर माचवे का बताया, ऐसे बहुत सारे जो लेखक हैं उनके बारे में तो बता देते हैं, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कंपटीशन है वो जीसोरों को काम को नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ है वो इसको ही मानते हैं कि जैसे विश्लेषण कम हो, मेरे को तो सीधा सीधा पेपर ही चाहिए, तो वो पेपर आप घर पर भले ही कर लो, एग्जामिनेशन में उसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। तो इसमें अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप पेपर करने लायक बनते हैं। नंबर 2, आप में कॉन्फिडेंस आता है, और इसको ही बार बार आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। इसमें राधिका टेस्ट सीरीज में एक चीज आपने देखी होगी, जैसे 5 टेस्ट है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के हो गए, और 5 टेस्ट के बाद में छठा टेस्ट है वो रिवीजन टेस्ट है जो 120 प्रश्न का है, और ये जो है वो 60 प्रश्नों के टेस्ट है। तो 120 प्रश्न जो है वो आपको बताएंगे कि आपको इतिहास में कितना आता है, या आप कहां स्थित हैं, आपकी रैंकिंग है वो क्या चल रही है, और लगभग इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बाकी तो आगे का कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, कुछ भी कोई सा भी प्रश्न कैसे भी आ सकता है, लेकिन अब तक प्रश्न आए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा अनुमान या मेरा अनुभव है वो मैं भरपूर काम में ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको रचनाओं के नामों से डरने की जरूरत नहीं है, बस बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। थोड़ा सा उसमें आप पढ़ें और सोचें, और उसके बाद में जो है वो आप खुद महसूस करेंगे कि आप में एक बहुत ही गजब कॉन्फिडेंस आ गया है, और वो कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिला सकता है। मैं कोई ये नहीं है कि राधिका टेस्ट सीरीज है उसका बहुत केवल प्रचार कर रहा हूं, प्रचार तो कर रहा हूं, लेकिन केवल प्रचार ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता से भी रूबरू करवा रहा हूं। तो आप जो है वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो अब भी ज्यादा आप लेट नहीं हुए हैं, आप राधिका टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं, और इसमें आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बार बार इसको देखें, इसको लिखें। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो जीएस हिंदी क्लासेज है, इससे जो टेस्ट सीरीज लें तो वही लें जो वास्तव में मेहनत करते हैं, वरना आपके पैसे भी लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपको लिखना है। सब कहते हैं कि समय का अभाव है, हमें पीडीएफ दे दो। पीडीएफ इसलिए नहीं दी जा रही है कि पीडीएफ से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, बल्कि आप खुद लिखोगे, लिखने के लिए मजबूर हो जाओगे, और वो आपको कहीं न कहीं फायदा दिला जाएगा। ये मेरा मंतव्य है। तो आप राधिका टेस्ट सीरीज है उसको लें, दूसरे को भी कहें कि आपको लेना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया था ना कि जो खुद टेस्ट सीरीज ले और अन्य 2 को दिला दे, उसका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि राधिका में इतनी शक्ति है। ये मेरा ही कोई जो है मैं ये बताऊं कि भाई मैं राधिका को मानता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत पावरफुल है, निश्चित रूप से पावरफुल है, और आप इसके परिणाम है वो देखेंगे, आप अच्छा ही पाएंगे। इसका परिणाम सुखद है, क्योंकि राधिका स्वयं, राधा नाम लेने से ही हम सुख महसूस करते हैं। तो राधिका टेस्ट सीरीज जो है वो हमें सुख देने वाली ही होगी। कहने का मतलब है कि सुफलदायी होगी। तो ये राधिका टेस्ट सीरीज के बारे में बीच में मैंने आपको बता दिया है। तो निष्ठा के साथ आप लिखें और उनको आप याद करें, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। बेटा झूठा सच है, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। इसके 2 भाग हैं, वतन और देश का भविष्य। वतन और देश, वतन और देश। फिर है इसमें इसके 2 पार्ट है। तो दूसरा पार्ट है वो है देश का भविष्य। देश का भविष्य ये 1958 में, ये 1960 में ऐसा बताते हैं। फिर अगला देखो, असुमेलित है। ये 15वां प्रश्न देखिए आप, असुमेलित है। 16 मसाल अंतिम अध्याय, ये भैरव प्रसाद गुप्त। कब तक पुकारूं अंधेरे के जुगनू, मुर्दों का टीला रांगे राघव। मानस का हंस खंजन नयन, सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर।
चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते भूले विषय चित्र उपेंद्र नाथ अश्क के नहीं है, ये इसमें हो जाएगा। लगभग सभी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते भूले बिसरे चित्र हैं, ये उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास नहीं है बल्कि भगवती चरण वर्मा के हैं। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास। भगवती चरण विषाद मठ। इसके अलावा देखो आप सीधा साधा रास्ता, सीधा साधा रास्ता, टेढ़े मेढ़े रास्ते की प्रतिक्रिया स्वरूप लिखा था इन्होंने, जो भगवती चरण वर्मा का था ना टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसका। फिर है प्रोफेसर, प्रोफेसर, और एक इनका प्रसिद्ध है चीवर, चीवर। बौद्ध भिक्षु का उनकी पोशाक है उसको कहते हैं चीवर, तो चीवर पर लिखा हुआ है। और एक है यशोधरा जीत गई, यशोधरा जीत गई, ये इनके अन्य उपन्यास है। फिर देखो मानस का हंस है, इसमें ये तुलसी के जीवन पर है, मानस का हंस।